बिहार में अगर आप किसी धरने प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे हैं, तो 2 बार सोचिए। अगर आप सड़क जाम करने का इरादा रखते हैं, तो भी फिर 2 बार सोचिए। ये आदेश किसी छोटे-मोटे पुलिस अधिकारी ने जारी नहीं किए हैं, ये आदेश जारी किए हैं पुलिस के सबसे बड़े मुखिया ने, यानी डीजीपी, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप इस समय देख रहे हैं अनकट। फैज़ अहमद फैज़ साहब की एक नज़्म याद आ रही है। निसार तेरी गलियों पे ए वतन जहाँ, निसार तेरी गलियों पे ए वतन जहाँ, चली है रस्म कि कोई सर उठा के ना चले। आखिर ये नज़्म मुझे क्यों याद आ रही है? ये नज़्म इसलिए याद आ रही है क्योंकि उत्तराखंड की पुलिस और बिहार की पुलिस ने कुछ आदेश ही ऐसे जारी किए हैं। पहले बिहार की बात करते हैं। बिहार में अगर आप किसी धरने प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे हैं, तो 2 बार सोचिए। अगर आप सड़क जाम करने का इरादा रखते हैं, तो भी फिर 2 बार सोचिए। क्योंकि अगर धरना प्रदर्शन करते वक़्त या सड़क जाम करते हुए आपकी कोई एक्टिविटी, कोई हरकत पुलिस को आपराधिक लगी यानी क्रिमिनल एक्टिविटी लगी और पुलिस ने उसे अपनी चार्जशीट में शामिल कर लिया, चार्जशीट का हिस्सा बना लिया, तो आप भारी दिक्कत में पड़ सकते हैं। भारी दिक्कत में ऐसे कि आपको सरकारी ठेका लेने में दिक्कत आ सकती है, आपको पासपोर्ट मिलने में देरी हो सकती है, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी ऐसी आशंका बढ़ सकती है। यहाँ तक कि आपको बैंक से लोन भी आसानी से नहीं मिलेगा और सरकार की जो वित्तीय संबंधी योजनाएँ होती हैं, उनके लाभ से भी आप वंचित रह जाएँगे। ये आदेश किसी छोटे-मोटे पुलिस अधिकारी ने जारी नहीं किए हैं, ये आदेश जारी किए हैं पुलिस के सबसे बड़े मुखिया ने, यानी डीजीपी, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने। तो ज़ाहिर है कि बिना नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के सहमति के इस तरह के आदेश जारी नहीं हुए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि 9 तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट देती है, जिसमें अब वो आनाकानी कर सकती है या देरी लगा सकती है या देने से साफ इनकार कर सकती है। आपको अगर बंदूक का लाइसेंस चाहिए, अगर गैस एजेंसी का लाइसेंस चाहिए, पेट्रोल पंप का लाइसेंस चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, बैंक से लोन चाहिए, ठेका चाहिए, सरकारी ठेका चाहिए, तो ऐसे में आपको पुलिस से कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट लाना पड़ता है, चरित्र प्रमाण पत्र जिसे हिंदी में कहते हैं। और पुलिस को लगा कि अगर आप धरने प्रदर्शन में शामिल होते रहे हैं और वहाँ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करते रहे हैं, पुलिस को लगा कि आप सड़क जाम करते रहे हैं और वहाँ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करते रहे हैं, तो फिर आपको कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट नहीं मिलेगा या फिर आसानी से नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये कहानी बिहार की है। इस पर और ज़्यादा विस्तार से बात करेंगे, इससे पहले उत्तराखंड लिए चलते हैं। बिहार में एनडीए की सरकार है यानी बीजेपी की और नीतीश बाबू की सरकार है। उत्तराखंड में शुद्ध रूप से देसी बीजेपी की सरकार है। वहाँ भी डीजीपी स्तर के अधिकारी ने आदेश जारी किया है और कहा है कि अगर कोई सोशल मीडिया पर इस तरह की भाषा लिखता है जो ऑब्जेक्शनेबल की श्रेणी में आती है, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई पुलिस कर सकती है। उस स्क्रीनशॉट को बतौर सबूत के इस्तेमाल किया जाएगा। पहले सिर्फ एफआईआर लगा दी जाती थी, अब एफआईआर के साथ-साथ उस सबूत को भी जोड़ा जाएगा। कि डीजीपी का कहना है कि सोशल मीडिया पर जो लोग देश के खिलाफ पोस्ट करते हैं या कोई एंटी सोशल पोस्ट करते हैं, तो उस पर नज़र रखी जाएगी। आप कहेंगे कि इसमें बुराई क्या है? एंटी नेशनल या एंटी सोशल पोस्ट तो नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि कौन तय करेगा, कैसे तय करेगा, किस पैमाने पर तय करेगा कि जो भी टिप्पणी की गई है, जो भी पोस्ट डाली गई है, वो वाक़ई में एंटी नेशनल है या नहीं, वो वाक़ई में एंटी सोशल है या नहीं। यानी इसमें गड़बड़ी की आशंका ज़्यादा है, इसके दुरुपयोग की आशंका ज़्यादा है, उसका स्कोप ज़्यादा है। पुलिस का ये कहना है कि देश की एकता और अखंडता के खिलाफ जो लिखेगा, वो एंटी नेशनल की श्रेणी में आएगा। बहुत अच्छी बात है, देश की एकता और अखंडता सबसे ऊपर है, उसके खिलाफ जो भी लिखेगा वो एंटी नेशनल की श्रेणी में आना ही चाहिए। लेकिन परेशानी ये है कि आज के दिन में देखा गया है कि देश और सत्तारूढ़ सरकारें, ये पर्यायवाची शब्द बन गया है। चाहे बिहार में नीतीश की एनडीए सरकार हो, चाहे उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार हो, चाहे राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार हो,
चाहे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की यूपीए की सरकार हो जिसमें एनसीपी और कांग्रेस शामिल हो, सब में पुलिस की कार्रवाई को लेकर, सरकार की कार्रवाई को लेकर सवाल उठते रहे हैं। महाराष्ट्र में एक चैनल विशेष और उस चैनल विशेष के संपादक विशेष के खिलाफ पुलिस ने अब जो कार्रवाई की और तब जो कार्रवाई नहीं की, तब जो कार्रवाई करनी चाहिए थी उसमें लापरवाही क्यों की, अब जो कार्रवाई की जा रही है उसमें बहुत ज़्यादा सख्ती क्यों है, इसको लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। मैं विस्तार में गहराई से नहीं जानना चाहता, आप सब बखूबी जानते हैं। राजस्थान में जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जूतम पेजार चल रहा था एक तरह से, तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 2 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई, उन खबर को लेकर जो खबर उन चैनलों के साथ-साथ दूसरे चैनलों ने भी की थी, अखबारों में भी छपी। तो ये किस तरह की कार्रवाई थी आप सोच सकते हैं। तो ऐसे में आम नागरिक कैसे आश्वस्त होगा कि उसके साथ इंसाफ हो रहा है। चलिए हम बिहार पर वापस लौटते हैं। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने 1983 में जब कांग्रेस की सरकार प्रेस बिल लेकर आई थी तो उसका विरोध किया था, सड़क पर भी उतरे थे, विरोध प्रदर्शन भी किया था, सड़क जाम भी ज़रूर की होगी, अब मुझे ढंग से याद नहीं। ये वही नीतीश कुमार हैं जो अपनी पारदर्शिता के लिए जाने जाते हैं, जिनकी एक लिबरल छवि है। ये वही नीतीश कुमार हैं जो कि आलोचना को सहर्ष स्वीकार करते रहे हैं, उसे बर्दाश्त करते रहे हैं। एक सर्कुलर जारी किया कि अगर सांसदों की, विधायकों की, सरकारी अफ़सरों की कोई आलोचना करता है और वो भाषा जो ऐतराज़ की श्रेणी में आती है, तो फिर अगर वो आदमी शख़्स लिखित में कंप्लेन कराता है, तो जो ऑब्जेक्शनेबल भाषा का इस्तेमाल करेगा, ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आईटी एक्ट के तहत भी कार्रवाई, पुलिस की आईपीसी एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। यहाँ फिर सवाल उठता है कि ऐतराज़ लायक भाषा क्या है? इस श्रेणी में क्यों आती है, क्यों नहीं आती है? कौन से शब्द आते हैं? किस संदर्भ में पोस्ट किया गया है? किस संदर्भ में उस भाषा का इस्तेमाल किया गया है? ये कौन तय करेगा? कैसे तय करेगा? उसका पैमाना क्या होगा? या पुलिस के अधिकार हाथ में पुलिस को सारे अधिकार दे दिए जाएँगे? पुलिस के पास अपनी तरफ से आज़ादी होगी कि वो कोई भी फैसला कर सके, तो ऐसे में इंसाफ होगा, नहीं होगा? ये एक बड़े सवाल है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ होगा, नहीं होगा? तेजस्वी यादव जो आरजेडी के नेता हैं, लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश बाबू ने अच्छा फ़ॉर्मूला निकाला है, वो किसी को नौकरी देने का जो वादा है, वो पूरा करने की स्थिति में है, पूरा करना नहीं चाहते। यानी कोई जो नौकरी चाहता है, वो अगर धरना प्रदर्शन करे, वो सड़क जाम करे, तो उसको कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट नहीं मिलेगा, तो वैसे ही वो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी। यानी नौकरी अगर आप चाहते हैं और तो भी आप धरना प्रदर्शन करके नौकरी की माँग नहीं कर सकते कि मुझे नौकरी क्यों नहीं मिली, ऐसा नीतीश कुमार ने एक फ़ॉर्मूला निकाल दिया है। हो सकता है कि जो तेजस्वी यादव कह रहे हो वो थोड़ा अतिरंजिततापूर्ण हो और अतिशयोक्ति से भरपूर हो, पॉलिटिकल बयानबाज़ी हो, पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि नीतीश बाबू डर क्यों रहे हैं? उन्हें कौन डरा रहा है? अचानक वो क्यों डरने लगे हैं? अचानक थोड़े से हिचके हुए, सहमे-सहमे से क्यों नज़र आते हैं? ये उनकी शख्सियत के खिलाफ जाता है, उनकी छवि के खिलाफ जाता है, जो छवि पिछले 20 साल से कम हम लोग राजनीति में को देखते रहे हैं, पत्रकारिता के एंगल से देखते रहे हैं, उनके बयान देखते रहे हैं, उनके भाषणों को देखते रहे हैं, उनकी जो राजनीतिक चतुराई है, जो रणनीति है, उसका हम अध्ययन करते रहे हैं। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जन्मतिथि को लेकर एक समारोह था, तब भी नीतीश बाबू ने कहा था कि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, सोशल मीडिया पर एंटी सोशल काम हो रहा है, इससे युवा पीढ़ी में गलत संदेश जा रहा है। नीतीश बाबू सच कह रहे थे, बिल्कुल वाक़ई में वो सच कह रहे थे, लेकिन वो सच अधूरा था, अर्ध सत्य था, आधा सच था, आधा झूठ था। और जो आधा सच है उसका मुकाबला भी जिस ढंग से वो करना चाहते हैं, उस ढंग से वो करना चाहिए उन्हें, उसमें वो कामयाब होंगे, नहीं होंगे, ये एक बड़ा सवाल उठता है। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर हमारे देश में सरकारें डरती क्यों हैं? सूचना के अधिकार से डरती हैं, लोकपाल को अधिकार देने से डरती है, लोकायुक्त को अधिकार देने से डरती है, यहाँ तक कि कुछ जगह अल्पसंख्यक आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग तक से सरकारें डरती हैं। और अभिव्यक्ति की आज़ादी से तो खैर डरती हैं ही। जब जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होती है और विपक्ष की नज़र में तब
अभिव्यक्ति की आज़ादी और ये तमाम अधिकार सबसे बड़े अधिकार होते हैं। और यही विपक्ष जब सत्ता में आ जाता है तो वो सुर बदल लेता है। ये भी मज़े की बात है। और मज़े की बात है कि जो सत्ता में रहते हुए इन अधिकारों से डर रहा होता है, वो विपक्ष में जाते ही वो भी सुर बदल लेता है। तो क्या नतीजा निकाला जाए इसका? चलिए फैज़ अहमद फैज़ को एक बार फिर याद किया जाए। निसार तेरी गलियों पे ऐ वतन जहाँ, चली है रस्म की कोई सर उठा के।